ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस लाइव यूथ न्यूज़ शो में, जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो, और मैं हूं आपके साथ कपिल। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा एक ऐसा शो है जहां पर मिलेगा आपको एजुकेशन का सारा ताज़ा अपडेट। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस कैंपस में हुआ क्या खास, दिखाऊंगा आपको टिप्स, और साथ ही आपको दिखाऊंगा कैंपस की ढेर सारी गॉसिप। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि किस कैंपस में हुआ क्या खास। अभी हाल ही में सिम्किंस पब्लिक स्कूल में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों को विभिन्न तरीके के कोर्सेज सिखाए गए थे। इस शिविर का आयोजन हर साल स्कूल में किया जाता है। इस शिविर का छात्र छात्राओं ने जमकर लाभ उठाया, साथ ही इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, और आज इस समर कैंप का समापन कर दिया गया। सिम्किन स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के विकास के लिए निशुल्क ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया था। 30 मई को इस समर कैंप का समापन कर दिया गया। हर साल की तरह इस साल भी ये शिविर केवल सिम्किन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था। इसमें विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग अलग कोर्सों में भाग लिया था। मैं श्रीमती रीता कोहली, स्कूल के मैनेजर। सिम्किन स्कूल एक प्रकार से सर्वांगीण विकास के लिए समर कैंप का आयोजन हर साल करता है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा गुण का शिक्षा देना एज यूजुअल जो सेशन में चलाई जाती है, उसके अलावा भी ये स्पेयर टाइम ऐसा है जिसमें हर बच्चे अलग से गुण सीखते हैं। और इस समर कैंप के अंदर ही नए नए प्रतिभा भी उभर कर आती है, और उभरी हुई कला को हम उसको प्रदर्शन में लगाते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी इसी उपलक्ष्य में रखी गई है, जिसमें हमारे बच्चों के साथ हफ्ते भर में जितने भी बच्चों ने जो भी सीखा है उसका प्रदर्शन हो गया। और ऐसा प्रतीत होता है उन बच्चों ने वाकई में इन दिनों में इतना अच्छा गुणों का सम्मेलन दिखाया, गुणों का प्रदर्शन किया कि हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और एक फील्ड है ऐसा जिसमें सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल विद्यालय ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इन बच्चों को अच्छी तरह ट्रेनिंग दे सकते हैं, देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी स्कूल में कर्सिव राइटिंग, डांस, योगा, सिंगिंग, पेंटिंग और बास्केटबॉल जैसी एक्टिविटीज का प्रशिक्षण भी दिया गया। आज इस समर कैंप का समापन कर दिया गया, जिसमें बच्चों ने खास तौर से धूम मचाई। क्वाइट हैप्पी, टीचर्स भी खुश थे कि बच्चों ने इतना सब कुछ इतने कम समय में सीख लिया। और आज मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिन बच्चों को अगर स्किल आ गया वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बिकॉज पढ़ाई तो ऐसा हो गया, एक स्टैटिक है, सब जगह सब कोई उतना पढ़ाई करा लेते हैं, बट जिस बच्चे को स्किल आ गया दैट विल मेक अ डिफरेंस इन लाइफ। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समर कैंप। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे बच्चे ने बहुत सा स्किल इन 10 दिनों में सीख लिया है। एंड वो हर साल ये कोशिश रहती है स्कूल की और टीचर्स की कि नए नए जो स्किल्स है बच्चे सीखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा हमारे यहाँ 10 साल रहता है तो कोशिश ये है कि 8 से 10 स्किल सीख ले। सो अगर 12th पास करता है तो वो हमारे बच्चे के लिए एक एज रहेगा व्हेन ही मूव्स आउट इन द वर्ल्ड। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। स्कूल के प्रधानाचार्य के निर्देशन में इस कार्यक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन हुआ। साथ ही इसमें विद्यार्थियों को अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। इस मौके पर बच्चों ने खास तौर से गणेश वंदना पर भी परफॉर्म किया। कैमरा पर्सन सुनील आजाद के साथ कपिल मोटवानी, सी एजुकेशन, आगरा। तो फ्रेंड्स, अब कैंपस की रिसेंट एक्टिविटीज़ के बाद वक्त आ गया हमारे कैंपस की टिप्स का। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, और आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने अंदर छिपे हिडन टैलेंट को निखार सकते हैं और आप कैसे उसे पहचान सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट की टिप्स। टिप्स टू नो योर टैलेंट। डियर फ्रेंड्स, आपने एक चीज नोटिस जरूर की होगी कि पिछले कई वर्षों की तुलना में अब हर सेक्टर में कंपटीशन बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में खुद को जानना, खुद को समझना और अपने टैलेंट को पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की डेट की यदि बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई खास स्किल सीखी हुई हो, लेकिन सीखने के बाद उसे मजबूत करना बंद कर दिया है, और ऐसे में उन्हें काफी नुकसान होता है। यदि आपके अंदर टैलेंट है, यदि आपके अंदर खूबी है कुछ और कर दिखाने की, लेकिन आप उस टैलेंट को रेगुलर काम में नहीं ला पा रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिकली यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका टैलेंट कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको जिस भी सेक्टर में महारत हासिल है उसे काम में लाइए। कभी भी खाली मत बैठिए। आपके मन में कभी भी ये मत सोचिए कि जब जरूरत होगी जब काम आएगा।
तभी अपनी स्किल का यूज करेंगे। यदि आप इस सोच के साथ चल रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो इस बात को याद रखिए कि आप अपने स्किल को भूलते चले जाएंगे। प्रैक्टिकली यूज के जरिए ही आप अपने स्किल्स को मजबूत रख पाएंगे। यदि आप प्रैक्टिकल करना बंद कर देंगे तो जाहिर है आप अपनी योग्यताओं को भूलने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, अपनी स्किल्स को मजबूत करने का एक बेस्ट तरीका यह भी है कि आप अपने सीनियर्स और बॉस से अपने फील्ड के बारे में जानकारी लेते रहें और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहें। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपने टैलेंट को पहचानिए, रेगुलर उसकी परीक्षा लीजिए और उसे परखिए, लगातार उसे कई गुना मजबूत करने की कोशिश कीजिए और फिर क्या सक्सेस आपके साथ आपके हाथों में होगी। यकीन नहीं तो बेझिझक आजमा कर देख लीजिए। इसीलिए अपने टैलेंट को दिन ब दिन निखारने की कोशिश करते रहें। तो ये थी हमारे एक्सपर्ट्स की टिप्स, और टिप्स के बाद वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी हमारे बुलेटिन बोर्ड पर है और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वी हैव फिनिश्ड अवर न्यू सेगमेंट और अब बारी हमारे कैंपस से गॉसिप सेगमेंट की कि कहां पर चल रही है कौन सी गपशप। सो लेट्स टेक अ लुक। मैं एक बार फिर से आ चुका हूं यहां पर एनसीसी के स्टूडेंट्स के पास करने के लिए ढेर सारी गॉसिप, और आज का हमारे गॉसिप का पॉइंट रहेगा कि सबसे बोरिंग इनको कौन सा लगता है, टीचर जो उनसे करवाता है पनिशमेंट टाइम में एक्सरसाइज। तो क्या नाम, स्टार्ट किससे करें, क्या नाम है आपका? अभय चौहान। अभय चौहान, तो कौन से आपको ऐसे फैकल्टी लगती है जो आपको पनिशमेंट सबसे ज़्यादा देती है? सर आई थिंक इज अ फिजिक्स फैकल्टी दैट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग टू मी। करती क्या है वो आपके साथ में जो आपको? ऐसा करते हैं जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो सर कभी ये करते हैं कि ये करो वो करो, और मतलब ऐसा करते हैं कि हम कुछ करने में हो जाता है, मजबूर हो जाता है। मतलब आप क्या करने में मजबूर हो जाते हैं, ऐसा क्या होता है? ऐसा सर आप क्या बताएं सर? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या बताएं क्या होता है ऐसा? सर जैसे कि प्रैक्टिकल हुआ हमारा हुआ प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल तो हो गया, पर आप क्या करने में मजबूर हो जाते हैं? भंग करने पे, चीटिंग करने में। चीटिंग करने पे और कुछ नहीं? और सर मस्ती मजाक। अच्छा, ऐसा कभी मोमेंट आया जहाँ उन्होंने आपको पनिश कराओ? हाँ एक बार। क्या कर दिया उन्होंने? एक्चुअली क्या है, मैं किसी गर्ल से वो कर रहा था बात। हाँ आगे से चलिए क्या, हाँ तो क्या हुआ उसके बाद? तो क्या हुआ, मैंने उसे पीछे बोला हाय। हाँ। तो एक्चुअली क्या, वो आगे वो थी मैडम थी, उन्होंने बोला कि स्टैंड अप, दोनों को वो कर दिया, खड़ा कर दिया, और बोला कि दोनों अब मेरे सामने वो करो बात। तो मतलब ये तो रहा बहुत इनका एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा। ये करते हैं किसी और से बात कि क्या हुआ उनके साथ में, कौन करेगा बात, किसको पकड़ें? जंबो भैया से बात करते हैं, हमारे भाई से। ओ भाई, क्या नाम है आपका? जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह, तो आपका कौन सा ऐसा फैकल्टी सबसे आपको बोरिंग लगती है? बोरिंग मुझे फैकल्टी लगती है पॉलिटिकल साइंस वाली। क्या करते हैं आपके साथ में ऐसा जो आपको बोरिंग लगती है? वो कुछ भी नहीं करते, ना पढ़ाने आते हैं ना कुछ करते हैं। अच्छा, तो आपको आते हैं अपने। तो मतलब आपको पढ़ना है? जी हाँ। या फिर गॉसिप करनी है? गॉसिप भी करनी है, पढ़ना भी है। मतलब बोरिंग किस वजह से लगती है कि आपको गॉसिप करनी होती है या फिर पढ़ना होता है? गॉसिप भी नहीं होती, पढ़ाई भी नहीं होती है। हाँ। टीचर आता है ना पढ़ाता है, ना बात करने देता है, ना कुछ करने देता है। बात करने दे तो अच्छी फैकल्टी होगी वो, ये कह रहे हैं? नहीं है ना, बात भी तो नहीं करने देती वो, बात में टोकती रहती है। तो बात करोगे तो टोकना ही पड़ेगा ना बार बार। तो पढ़ाए तो कुछ तो कराए, वो अपना बैठे रहते हैं, हम अपना बैठे रहते हैं। अच्छा, मतलब बैठे बैठे देखते रहो एक दूसरे को? हाँ, 35 मिनट ऐसे गुजारते हैं हम। कोई ऐसा मूवमेंट जब उन्होंने आपको पनिश कर दिया हो? पनिश वनिश तो नहीं किया अभी तक। हाँ। नहीं, पनिश नहीं किया आज तक। कभी तो हुआ होगा? नहीं, कभी नहीं किया। कभी पेरेंट्स ने कराओ पनिश? पेरेंट्स ने तो कितनी बार किया। पेरेंट्स, ऐसी क्या बात रही थी जो आप पनिश करना पड़ा उनको आपको? वही है, घर लेट आना। आफ्टर एग्जाम्स थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया दोस्तों के साथ, तो शाम को थोड़ा लेट आए 7-8 बजे, तो उसके बाद फिर पनिशमेंट मिलती जाता है। घर में आने के लिए दरवाज़ा बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए। मतलब ऐसा कोई मूवमेंट है जो आपको बाहर निकाल दिया बिल्कुल, बेटा आज बारिश हुई हो? नहीं, ऐसा बोला जाता है, लेकिन वही आधे घंटे बाद फिर कुंडी खोल दी जाती है घर की। चलो एक बात बताऊं आपको पेरेंट्स के बारे में, भले वो आपसे कितना भी नाराज़ हो पर वो आपको कभी छोड़ते नहीं है। हाँ, ये तो है। ये बात सही है? पक्का। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? आई लव माई पेरेंट्स। लव, वो तो सब प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स को, कुछ और ऐसा खास पेरेंट्स के लिए वो करूँगा जो चाहेंगे वो। चलिए, इनकी बहुत अच्छी सोच है इनकी। आइए करते हैं किसी और से बात। क्या नाम है आपका? संजय सिंह चौधरी। दोबारा नाम बताइए। क्या? संजय सिंह चौधरी। संजय सिंह चौधरी। कौन सी फैकल्टी आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है? मेरे को सबसे ज़्यादा तो लगती है सोशल साइंस, वैसी लगती है। सबसे ज़्यादा कोई सी नहीं लगती है मेरे को तो। मतलब आप पढ़ते ही नहीं है, सीधी बात तो ये हो गई ना फिर? हाँ, वही एंजॉयमेंट चलता है मेरा तो। एंजॉयमेंट। फैकल्टी का नाम भी याद नहीं है? नहीं।
वाह ग्रेट, लगता है स्कूल के पीछे पढ़ते हैं और कॉलेज के पीछे पढ़ते हैं, अंदर कभी गई नहीं है, इसलिए फैकल्टी के नाम ही पता नहीं है। ईंटें गिनते रहते ईंटें गिनते पीछे खड़े होकर अपने मुंह से बोल रहे हैं, पर ये गलत बात है। आप जाइए कॉलेज में पढ़िए, आपके पेरेंट्स का पैसा लगा हुआ है। मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा, पेरेंट्स के पैसे को बर्बाद मत कीजिए, पढ़िए थोड़ा जाके। तो पढ़ेंगे आप आपसे आके? अरे बिल्कुल पढ़ेंगे, पक्का वादा? पक्का वादा। पेरेंट्स से वादा कर रहे हो? यस सर। ये तो वादा करते हैं, देखते हैं कि अपना वादा निभाते हैं कि नहीं निभाते। ऐसे ही मैं आता रहूँगा आपके लिए लेके गॉसिप और बताता रहूँगा आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो, ओनली ऑन सी एजुकेशन, लर्न हियर लीड एनीवेयर। और अब कैंपस की गॉसिप जानने के बाद और इतनी सारी मस्ती करने के बाद वक्त आ गया है अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाने का, यानी कि वक्त आ गया है जॉब्स के बारे में जानने का और अपने करियर के बारे में जानने का। तो फ्रेंड्स, DU में एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स को 12 के बाद अप्लाई करना है वो बेहतर कोर्स करने के लिए और अपना करियर संवारने के लिए DU में चुन सकते हैं। इस साल DU में कोई भी नया कोर्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हर साल लाखों स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के सपने के साथ इसमें अप्लाई करते हैं। 12वीं के बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल पर DU में कई तरह के कोर्सेज और स्पेशलाइजेशंस ऑफर की जाती हैं, जिनमें स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। 12वीं के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए ज्यादातर स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर करते हैं। DU में दोनों मोड से अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जून है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ जान लीजिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से जुड़ी स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एट DU। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स खुद को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.du.ac.in/du/ पर जाएं। होम पेज पर UG रजिस्ट्रेशन 2015 के लिंक पर क्लिक करें। स्टूडेंट्स पहले खुद को रजिस्टर करेंगे और उसके बाद लॉगिन रजिस्टर करने के लिए स्टूडेंट्स रजिस्टर टैब पर क्लिक करें और फॉर्म फिल करें। स्टूडेंट्स को फॉर्म पर एक्टिव ईमेल एड्रेस, 6 कैरेक्टर का पासवर्ड और 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। वेरिफिकेशन कोड को एंटर करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्टूडेंट्स अपने रजिस्टर्ड ईमेल ID और पासवर्ड डायल कर लॉगिन करें। स्टूडेंट्स के सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें उन्हें अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ स्टूडेंट्स के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा जिसमें उन्हें अपने डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स, ऑप्शनल कोर्स चॉइस को फिल करना होगा। डिटेल्स फिल करने के बाद स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन फीस दे सकते हैं। थिंग्स टू नो, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2015 ऑनलाइन प्री एडमिशन फॉर्म जनरल, OBC, SC, ST, PWD हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। कैंडिडेट्स एक ही ऑनलाइन प्री एडमिशन फॉर्म से जितने चाहे उतने प्रोग्रेस और कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह ऑनलाइन प्री एडमिशन फॉर्म सेंटर स्टीफन कॉलेज और जीसस एंड मैरी कॉलेज के सिवाय हर तरह के कोर्स और कॉलेज के लिए वैलिड एंड कॉमन है। कैंडिडेट्स कॉलेजेस में कोर्सेज की अवेलेबिलिटी को चेक करने के बाद ही फॉर्म के कोर्सेज को फिल करें। न्यू चेंजेस मेड। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर में कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस है, हर साल ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड की स्टार्टिंग एडमिशन डेट डिफरेंट है। पिछले साल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 18 कॉलेजेस में हुआ था, लेकिन इस साल इसके लिए सिर्फ 8 कॉलेजेस ही लोकेट किए गए हैं। जो स्टूडेंट्स ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें बेस्ट फॉर सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट इंक्लूड करना होगा जिसमें वे ऑनर्स करना चाहते हैं। जो ऐसा नहीं करते उनके लिए बेस्ट फॉर मार्क्स में 2.5% डिडक्ट किए जाएंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ये भर्तियां प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए 425 पदों पर जारी की गई हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में 425 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ये भर्तियां प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए निकाली गई हैं, जिसमें एज लिमिट 18 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है। कैंडिडेट्स ने हाई स्कूल 50% मार्क्स के साथ पास किया हो और उसके पास बेसिक टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन होना चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन एग्जाम के बेसिस पर किया जाएगा, जिसमें अप्लाई करने की ऑनलाइन डेट 17 जून 2015 है। अधिक जानकारी के लिए www.schooledn.pondicherry.gov.in पर जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको भी हमारा बुलेटिन कैंपस एक्सप्रेसो पसंद आया तो आप भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक ID है www.facebook.com/ceducation या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। For more details, you can call us at 0562403610 and don't forget to follow us on Twitter. आज के हमारे शो में बस इतना ही। एजुकेशन की और भी लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो, ओनली ऑन सी एजुकेशन, लर्न हियर लीड एनीवेयर। धन्यवाद।
नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी एजुकेशन के इस लाइव यूथ न्यूज़ शो में जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो और मैं हूं आपके साथ कपिल। तो दर्शकों, जैसा कि आपको पता ही है, ये हमारा एक ऐसा बुलेटिन है जहां पर मिलेगा आपको एजुकेशन का सारा ताज़ा अपडेट, एग्जाम टिप्स और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कैंपस की ढेर सारी गॉसिप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। विश्वविद्यालय के मूल्यांकन कार्य की हुई शुरुआत, एजेंसी ने कॉपियों में की बार कोडिंग। विश्वविद्यालय की काउंसलिंग पर अभ्यर्थी का आरोप, मेरिट में नाम होने के बाद भी नहीं मिला कॉल लेटर। सी एजुकेशन चैनल ने की मिल्टन पब्लिक स्कूल की टॉपर से बातचीत, सीबीएसई बोर्ड की स्मृति रावत की 10वीं में आई 10 CGP A रैंक। सिम के स्कूल में समर कैंप का हुआ समापन, बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर समर कैंप में भाग। DU में शुरू हुआ एडमिशन प्रोसीजर, इस साल नहीं हुआ कोई भी नया कोर्स इंट्रोड्यूस। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में निकली भर्तियां, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए 425 पदों पर जारी हुई भर्तियां। तो ये थी इस वक्त की सुर्खियां और अब बढ़ते हैं खबर की तरफ विस्तार से। विश्वविद्यालय के मूल्यांकन में इस बार बार कोडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक इतनी खास है कि इसका तोड़ फिलहाल समझ से बाहर है, क्योंकि कॉपियों को देखकर किसी को भी ये पता करना बेहद मुश्किल है कि कॉपी किस कॉलेज या किस छात्र की है। लिहाजा शिक्षक खुद को दबावहीन महसूस कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। इस बार विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं की बार कोडिंग कराई है। बार कोडिंग यानी छात्र और कॉलेज की सारी जानकारी जो भी कॉपी पर अंकित रहती है, अब एजेंसी ने उस सारी जानकारी को एक बार कोड में छिपा दिया है और उक्त बार कोड का स्टिकर कॉपियों पर चस्पा कर दिया है, जिस कारण पहचान कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि कॉपी किस छात्र और कॉलेज की है। साथ ही एजेंसी ने इस बार 50-50 कॉपियों के बंडल तैयार कर दिए हैं, जिसमें अलग अलग कॉलेजों की कॉपियों को मिक्स करके रखा गया है। लिहाजा इस बार कॉपियों की कोडिंग से शिक्षक राहत महसूस कर रहे हैं। मैं डॉक्टर आनंद पारा सर, RVS कॉलेज में कॉपियाँ जचना शुरू हो चुकी हैं जी। और इस बार एक नया प्रयोग किया है बार कोडिंग का। क्या लग रहा है, मूल्यांकन का क्या लगता है? किस रेफरेंस से पूछ रहे हैं? जैसे कोडिंग हुआ, सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ, क्या करना चाहिए? कोडिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। जैसे सुनते थे पहले के ऐसा कुछ मार्क्स में इधर उधर कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा अब। और दूसरी बात यह है कि रिजल्ट निकलने में आसानी होगी। पहला प्रयोग है, अच्छा लग रहा है सारे टीचर्स को। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो नया दिख रहा है इसमें कुछ पता लग पा रहा है कि कॉपी कहाँ की है, किस बच्चे की है या फिर क्या है? इस सिस्टम में, कोडिंग सिस्टम में इंडिविजुअल बच्चे की कॉपी पता करना तो बहुत टेढ़ी खीर है। ये पता नहीं हो सकता कि ये कॉपी पर्टिकुलर किस कॉलेज की है, ये पता नहीं लग सकता। इतना अच्छा सिस्टम है। मैं इस सिस्टम को बहुत खुले मन से अप्रिशिएट करता हूँ। लग रहा है कहीं ना कहीं जो एक दिमाग में बोझ रहता था एक परीक्षक के तौर पर, अब उससे नहीं। बोझ किस तरह का? मतलब कोई बहुत सारा रहता था कि कहीं कुछ पार्शलिटी ना हो जाए किसी के साथ, कुछ इस तरह का करना पड़ता। नहीं, पार्शलिटी तो नहीं होती थी। मान लो कभी कभी सुनना और हकीकत में एक अलग चीज़ है। जी। लेकिन चलो ऐसा था भाई। मैं तो पिछले 10 सालों से मूल्यांकन में हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं आया कि कोई मेरे से ये कैसा आप नंबर बढ़वा दो या हाँ। सुनने में जो बात होती है, सुनने की मैं आपको बताऊँ, सुनने को बहुत कुछ मिलता है। आज की डेट में कहते हैं मोदी सरकार 1 साल से आई है तो कांग्रेस ये चाहती है, पिछले 60 सालों से शासन कर रही थी कि मोदी 1 साल में यूँ से यूँ कर दें, पीछे पड़ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव देख रहे हैं? बदलाव बहुत अच्छा है, अच्छा सिस्टम है। इसे खुले मन से अप्रिशिएट करते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है और इससे मेरे ख्याल से रिजल्ट निकलने में आसानी। बार कोडिंग होने के बाद कॉपियों को पहचान पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। लिहाजा इस बार किसी भी तरह की अप्रोच भी नहीं आ रही है, जिनका पहले मेला सा लग जाता था। लिहाजा शिक्षकों को लग रहा है कि इस बार शांति के साथ में मूल्यांकन को तेजी और जल्दी से निपटा पाएंगे। डॉक्टर कुंजन पांडे जी। मूल्यांकन शुरू हो चुका है, विश्वविद्यालय ने एक नया प्रयोग किया है बार कोडिंग का। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का लग रहा है आपको? नहीं, ये बार कोडिंग पिछले काफ़ी अच्छा है प्रयोग और काफ़ी सुविधा हो रही है कॉपी चेक करने में।
जी। अब इस बात की कॉपी की स्थिति जानकर कुछ ऐसा लग सकता है क्या कॉपी है, क्या स्थिति है, क्या पहले से तुलना में कितना? नहीं, पहले की तुलना में है कि कापियाँ पता नहीं चल रही हैं कहाँ की कैसी हैं, बस कापियाँ हैं और किस सेंटर की हैं, किस छात्रों की कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए कोई भी अप्रोच या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं और कापियाँ बहुत ही आसानी से हम लोग चेक कर पा रहे हैं। दबाव मुक्त महसूस करते हैं? बिल्कुल दबाव मुक्त इस बार, बिल्कुल फ्री हम लोग। तो इस बार क्या उम्मीद कर सकते हैं, रिजल्ट में क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल फेयर प्ले होगा क्योंकि नकल तो हाँ, नकल हुई या नहीं हुई तो अलग बात है, जो मूल्यांकन हो रहा है इस हिसाब से रिजल्ट तो फेयर आने चाहिए। बार कोडिंग की हर शिक्षक तारीफ कर रहा है, लेकिन जिस तरह से 50-50 कॉपियों के बंडल बनाकर उसमें अलग अलग कॉलेजों की कॉपियों को भेजा गया है, उसमें अब ये पकड़ना मुश्किल हो जाएगा किस कॉलेज में मास कॉपिंग हुई है और किस में नहीं। लिहाजा अब शिक्षक मान रहे हैं कि इसमें नकल कराने वाले कॉलेजों को अभेदान मिल सकता है। डॉक्टर के पचौरी जी, मूल्यांकन शुरू हो चुका है और जो कॉपियों की स्थिति देख के क्या लग रहा है, क्या नजर आ रहा है? मूल्यांकन में ये जो कोडिंग जो की है ये बहुत अच्छी की है, लेकिन इसमें थोड़ी सी खामियां ये है कि मिक्सिंग की वजह से ये नहीं पता चल पा रहा है कि मतलब मास कॉपिंग वाली जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं हो पाती। जी। अब इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में अब ये है कि कॉपियाँ हैं, जांच रहे हैं, जैसा किया है उस हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं। अगर ये पता चल जाए कि कहाँ से मास कॉपिंग है, क्या है, कॉपियों का पता चले तो उसमें यह है कि फिर उस हिसाब से रिपोर्ट की जा सकती है। लेकिन अब इसमें संभावना नहीं है कि उसकी मास कॉपिंग की रिपोर्ट की जा सके। जी। तो अब क्या लग रहा है, मतलब मास कॉपिंग जिन कॉलेजों में हुई है, जिन स्टूडेंट्स ने की है, क्या उनको अभेदान मिल जाएगा इस कोडिंग से? हाँ, वो उनके लिए अभेदान है क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है इससे। जो नकल नहीं हुई है वहाँ के बच्चे मरेंगे? वहाँ के बच्चे मरेंगे इस हिसाब से। विश्वविद्यालय ने परीक्षा का काम संभाल रही एजेंसी पर भरोसा किया है और उसी का असर है कि एजेंसी प्रयोग कर रही है और वे प्रयोग अपना सफल असर दे रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि वक्त पर मूल्यांकन की शुरुआत होने के बाद भी विश्वविद्यालय वक्त पर रिजल्ट दे पाता है या नहीं। विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन विश्वविद्यालय के एक छात्र ने मेरिट में होने के बाद भी काउंसलिंग में खुद को शामिल करने के लिए सूचना न देने का आरोप विश्वविद्यालय पर लगाया है। इसकी शिकायत करने के लिए छात्रा ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से शिकायत की है। तो आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। विश्वविद्यालय की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और करीब दर्जन भर से ज्यादा विषयों की काउंसलिंग हो चुकी है। विश्वविद्यालय अब तक हुई प्रक्रिया को पूरी तरह से सफल बता रहा है, लेकिन एक अभ्यर्थी ने प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आरोप लगाया कि उनका नाम मेरिट सूची में होते हुए भी उसे काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया और जब उसने यहां आकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो उसे टाला जा रहा है। लिहाजा उसे रजिस्ट्रार के यहां गुहार लगानी पड़ी। पीड़ित छात्र रामवीर ने अपनी व्यथा बताई कि उसने विधि विषय से आवेदन किया था और सीईटी के साथ नेट भी पास होने के बाद विश्वविद्यालय उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहा। पहले इससे बताने से पहले मैं आपको एक प्रोसीजर बता दूँ काउंसलिंग ने क्या अडोप्ट किया है। पहले हमने टेंटेटिव डेट्स डाली हैं और वो लगभग 20 दिन का मार्जिन बच्चे के सामने रखा है। टेंटेटिव जैसे जैसे कंफर्म होती जाए, लंबी प्रक्रिया है तो कंफर्म करने में कई पड़ावों को हमें देखना पड़ता है, इसलिए उसको फिर कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद में उसकी लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की वेबसाइट पर डाली जाती है। उनके बाद उन बच्चों को मेल किए जाते हैं। उनके बाद उनका काउंसलिंग लेटर इशू होता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फॉर्म नंबर डालेंगे, उससे काउंसलिंग लेटर इशू होगा और उसके बाद जो है कोशिश करते हैं कि उनको एक SMS अलर्ट भी चला जाए। तो ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कुछ टेंटेटिव डेट्स को बदलना पड़ा है। उसमें जैसे हिंदी की काउंसलिंग डेट फिक्स हुई थी 27 मई, इसको हटा के अब हम लोग 4 जून को करने जा रहे हैं। जैसे हिस्ट्री की 28 तारीख थी, हिंदी की 2 तारीख को करने जा रहे हैं, हिस्ट्री की 4 जून को करने जा रहे हैं जो पहले 28 थी। इंग्लिश की जो 29 की थी 29 मई को, वो अब 1 जून को। तो ये इन्फॉर्मेशन अब वेबसाइट पे है। बच्चों से मेरा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, बच्चे वेबसाइट को विज़िट ज़रूर करें। कई तर्क बच्चों के द्वारा दिए जाते हैं कि साहब हम लोग गाँव में रहते हैं, वेबसाइट नहीं देख पाते हैं, इंटरनेट नहीं देख पाते हैं। तो जो हायर एजुकेशन के एक हाईएस्ट डिग्री को लेने जा रहा है उससे उम्मीद ये की जाती है कि वो इंटरनेट से भी जुड़ा रहे। यूनिवर्सिटी ने सभी तरीके अपनाए हैं। पहले अखबार में ऐड दिया, फिर नेट पर इसकी सूचना दी, मेल कर रहे हैं, इसके मैसेज करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी तरह की सूचना उनको उपलब्ध कराई जा रही है।
उक्त मामले में पीड़ित अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रार के साथ डीन रिसर्च तक से न्याय की गुहार लगाई। मामले पर डीन रिसर्च का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, साथ ही सभी अभ्यर्थियों के मेल करने के साथ मैसेज भी भेजे गए, लेकिन उनकी खुद की गलती से उन्होंने वक्त रहते मैसेज और मेल नहीं पढ़ा। लिहाजा अब सीट खाली रहने की स्थिति में ही उनके मामले में विचार संभव है। विश्वविद्यालय की काउंसलिंग प्रक्रिया जानकारी शुरुआत से ही ऑनलाइन दी जा रही थी, लिहाजा कहीं न कहीं विश्वविद्यालय इस मामले में अपना पक्ष मजबूत मान रहा है, लेकिन अभ्यर्थी ने न्याय न मिलने की स्थिति में कोर्ट जाने की चेतावनी दी है, जिससे प्रक्रिया पर असर भी पड़ सकता है। हाल ही में अभी CBSE 10th का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें कई बच्चों के हाथ निराशा लगी तो वहीं कई बच्चे खुशी से झूमते नजर आए। इस बीच सी एजुकेशन चैनल की टीम ने जब मिल्टन पब्लिक स्कूल की टॉपर से खास बातचीत की तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्मृति है, स्मृति रावत। आपने स्कूल टॉपर कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने अपने आप से इतनी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैंने सोचा था 9.8 या 9.9 CGPA आ जाएंगे, मगर मेरे तो 10 CGPA में भी A1 रैंक आई है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अपने ऊपर। आगे फ्यूचर के लिए आपने क्या सोच रखा है? मैंने सोच रखा है कि मैं पहले तो IIT की प्रिपरेशन करूँगी और फिर IAS बनना चाहती हूँ, इस करप्शन को हटाने के लिए। तो अपनी ये सफलता के पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स को पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी और बस पेरेंट्स को ही देना चाहती हूँ। हाँ, स्कूल को भी देना चाहती हूँ, बट पेरेंट्स ने जितना स्ट्रगल किया उतना तो कोई नहीं करेगा ना, इसलिए सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स को फिर स्कूल को देना चाहती हूँ। हाँ, उन्हें मेरे ऊपर गर्व होगा, मगर मेरे को तो अपने ऊपर प्राउड फील नहीं है हुआ ना, क्योंकि अब मैं अभी से प्राउड ही हो जाऊँगी तो फिर मेरा फ्यूचर का क्या होगा। तो मेरे को बस अपने ऊपर अच्छा फील हो रहा है, बट प्राउड नहीं फील हो रहा। जब आपका रिजल्ट आया तो आपके पेरेंट्स को कैसा फील हुआ? उन्हें क्या माहौल था वहाँ पे? उस समय पहले तो मतलब सब बिल्कुल नॉर्मल था। पहले तो रिज़ल्ट की टाइमिंग ही चेंज हो रही थी, कभी इतने बजे कभी इतने बजे। फिर जब आया तो फिर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और फिर मैंने अपना रोल नंबर डाला। उसके बाद मुझे सब थोड़ा अच्छा फील हुआ कि 10 CGPA A1 रैंक जब आई तब मुझे बहुत अच्छा लगा और सब लोग घर पे बहुत खुश हो गए थे। हर माता पिता को अपनी मेहनत से ज़्यादा बच्चों की मेहनत पे ज़्यादा फ़ख्र और अभिमान और घमंड महसूस होता है। जैसा कि सभी को होता है वैसा ही मुझे हो रहा है। अभी मेरी बिटिया का इंटरेस्ट IAS में है, लेकिन IAS भी वो अभी IIT की तैयारी करेगी 12th के बाद। अभी मैंने इसको बोला था कि कोचिंग्स वगैरह आजकल का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मिल्टन पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर राहुल राज कुलश्रेष्ठ, मैंने उनसे पर्सनली कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला कि रावत जी आप ऐसा करिए, इसे ना कोचिंग के चक्कर में मत फंसाइए। अभी आप केवल स्कूलिंग करवाइए 12th तक, उसके बाद भले बच्चे के 2 साल कोचिंग में अलग चले जाएं, लेकिन वो हमें बेनिफिट 100% देगी, जिससे कि IIT वगैरह में इजीली सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट है IAS के लिए, तो मैं तो जहाँ बच्चा जैसे कहेगा उसके साथ मेहनत कर सकता हूँ। बच्चे को मैं ही लाता हूँ, मैं ही ले जाता हूँ, क्योंकि उसमें टाइमिंग बहुत लगती है। स्कूल वैनिंग में 1-1.5 घंटा 2-2 घंटा गर्मी होता हूँ। सुबह मैं ही छोड़ता हूँ बच्चों को, दोपहर में लाने का जाने का इनका पूरा काम मेरा ही रहता है। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास खबरें। आगे और भी एक्टिविटीज़ कर रही हैं आपका इंतज़ार, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे।